बताया था कि मुझे खाना पीना बनाना नहीं आता, फिर मुझे माँ जी खाना बनाने के लिए क्यों कहती हैं? थोड़ा बहुत तो तुम्हें किचन में माँ का भाभी का हाथ बटाना होगा, वरना उन्हें भी लगेगा कि तुम बैठकर खा रही हो। तुम्हें पता है ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई गवार नहीं जो मुझे ससुराल वालों का नौकर बनकर रहना पड़े। गोपाल की पत्नी महिमा गोपाल से झगड़ रही होती है। राम दुलारी ने अपने छोटे बेटे गोपाल की कुछ ही दिनों पहले शादी की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गोपाल की पत्नी महिमा के आने के बाद घर में कलेश होना शुरू हो चुका था। तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि मुझे खाना पीना बनाना नहीं आता, फिर मुझे माँ जी खाना बनाने के लिए क्यों कहती हैं? थोड़ा बहुत तो तुम्हें किचन में माँ का भाभी का हाथ बटाना होगा, वरना उन्हें भी लगेगा कि तुम बैठकर खा रही हो। तुम्हें पता है ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई गवार नहीं जो मुझे ससुराल वालों का नौकर बनकर रहना पड़े। गोपाल की पत्नी महिमा गोपाल से झगड़ रही होती है। तभी वहाँ राम दुलारी का आना होता है। बेटा गोपाल, क्या बात हो गई जो इतना शोर मचा रखा है? बाहर तक आवाज आ रही है। हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है माँ, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मैं अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर रहा हूँ और उसे खाना बनाना या घर का कोई काम करना नहीं आता। फिर आप लोगों ने उससे काम करने के लिए क्यों कहा? तो माँ से चिल्लाकर कैसे बात कर रहा है? तुझे अपनी पत्नी को समझाना चाहिए ना। अगर माँ ने उसे काम करने के लिए कह दिया तो क्या इसमें वो छोटी हो गई? भैया, आप मेरी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप भाभी को क्यों नहीं कहते कि वो घर का काम करें? अरे पूरे दिन तो वो काम करती रहती है, फिर भी किसी को उसका काम नहीं दिखता। अरे अरे, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। कोई काम नहीं करेगा, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। वो तो सब ठीक है माँ, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द अलग होना चाहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो घर में बिना बात कलेश होगा और हमें एक न एक दिन अलग होना ही होना है। अब सारी बातें सोफे पर बैठा धर्मपाल सुन रहा होता है। धर्मपाल अपने दोनों बेटों को लड़ता हुआ देख रहा था और अपनी पत्नी राम दुलारी को वो चुपचाप बेबस खड़ा देखकर धर्मपाल अब सोफे से उठता है और अपने बेटे गोपाल से कहता है, वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था कि तू शादी करते ही अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाए। और हमारा क्या, हम दोनों तो तुम दोनों के आश्रय से ही जी रहे हैं ना। अगर पिताजी ये अलग होना चाहता है तो ठीक है। मैं भी काफी समय से सोच रहा था कि इसकी शादी के बाद हमें अलग होना ही होगा, क्योंकि इसकी और मेरी कभी नहीं बनती। हाँ, मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, रही बात पिताजी की, तो पिताजी को मैं रख लूंगा और तुम माँ को रख लेना। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। ठीक है, और 3 महीने बाद पिताजी मेरे पास आ जाएंगे और माँ तुम्हारे पास चली जाएगी। इस तरह हम दोनों को भी माँ और पिता की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। तो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हम लोग शहर जा रहे हैं, तो पिताजी भी हमारे साथ चलेंगे। अपने बच्चों की बात सुनकर धर्मपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दुलारी की तरफ देखकर अपना सर झुका लेता है और उदास हो जाता है। गोपाल और मोहन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और धर्मपाल सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ राम दुलारी आती है और धर्मपाल के कंधों पर हाथ रखकर उसे बड़े प्यार से कहती है, मुझे पता है आप इसीलिए उदास हो, क्योंकि हम दोनों अलग हो जाएंगे। हमारा एक बेटा यहाँ रहेगा और एक बेटा शहर, और हम दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी फोन पर बात होती रहेगी। और देखो ना, हमारे बच्चों ने हमें ये तो नहीं कहा ना कि वो हमें वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं या फिर हमें कहीं और छोड़कर अपनी जिंदगी अकेले जी रहे हैं। सच में तुम खुश हो? हम दोनों अलग हो रहे हैं। मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुम्हारी आदत है राम दुलारी। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बच्चों का दिल भी तो नहीं दुखा सकते ना। उन्होंने कितने प्यार से हम दोनों को रखने का फैसला किया है। राम दुलारी इतना बोलकर वहाँ से नम आंखों के साथ चली जाती है, लेकिन वो मन ही मन तो बहुत उदास थी। अब 2 दिन बाद गोपाल और महिमा शहर जाने के लिए अपनी पैकिंग कर चुके थे और गोपाल देर शाम अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरी तरफ से सारी पैकिंग हो चुकी है। आपने भी अपनी पैकिंग अब तक कर ही ली होगी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यहीं रहना मंजूर करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? मैंने तो फैसला कर लिया है ना कि आप मेरे पास रहोगे और अगले 3 महीने बाद माँ मेरे पास रहेंगी। मैंने इनकी पैकिंग कर दी है बेटा, और कल सुबह तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता जरूर जाएंगे। धर्मपाल अभी भी उदास था और अब अगली सुबह धर्मपाल अपने छोटे बेटे और बहू के साथ शहर के लिए रवाना हो जाता है। धर्मपाल के जाने के बाद
दुलारी खुद को कमरे में बंद करके खूब रोती है और अपने पति धर्मपाल की फोटो को देखते हुए उससे कहती है, अपना ख्याल रखना, मेरे बिना ना जाने तुम कैसे रहोगे, लेकिन हम बच्चों की खुशी के लिए ये जरूर करेंगे। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन इन 3 महीनों में मेरा जीना मुश्किल है तुम्हारे बिना। इतना कहकर राम दुलारी बहुत रोती है। इधर देर शाम होने के बाद राम दुलारी का बेटा मोहन और बहू बाहर खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, वो भी अपने 8 साल के बेटे अमित के साथ। पापा, दादी हमारे साथ खाने पर नहीं चलेंगी क्या? तुझे मैंने और तेरी माँ ने मना किया है ना दादी के पास जाने से। दादी को कोई बीमारी हुई तो तुझे लग जाएगी। और हाँ, दादी हमारे साथ खाने पर नहीं आ रही हैं। दिन का खाना बचा है वो वही खा लेंगी। लेकिन क्यों? आप दोनों भी तो दिन का खाना खा सकते हैं ना। जब दादी वो खाना खा सकती हैं तो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें भी नहीं जाना तो आराम से बैठकर कमरे में पढ़ाई करो। राम दुलारी अपने बेटे, बहू और पोते की बात सुन रही थी, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इधर राम दुलारी से उसकी बड़ी बहू घर का सारा काम करवाती और उसे आराम तक नहीं करने देती। यहाँ तक कि राम दुलारी के पास खुद की दवा के पैसे भी नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ धर्मपाल अपनी पत्नी को याद कर रहा था और उसके बेटे बहू हर रोज बाहर से खाना खाते और धर्मपाल खुद का खाना खुद ही बनाया करता। कई दिन हो गए फोन गिरकर खराब हो गया। गोपाल को फोन बनवाने को कहा तो जनाब के पास समय ही नहीं है। इतना कहने के बाद धर्मपाल बिल्डिंग के वॉचमैन के पास जाता है और उससे फोन मांगता है। बिल्कुल लीजिए, आपको जिससे बात करनी है और जितनी देर बात करनी है कीजिए। शुक्रिया भाई साहब आपका। मुझे अपनी पत्नी से बात करना है। अब 3 महीने तक उसे मिल नहीं पाऊंगा तो उसके बिना मन नहीं लग रहा मेरा। 3 महीने मिल नहीं पाएंगे? मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे। क्या बताऊं भाई साहब आपको। कहने को तो मेरे पास 2 बेटे हैं। एक गांव में फैक्ट्री चलाता है, दूसरे की शहर में अच्छी खासी नौकरी है। एक ने अपनी माँ को रखा है, दूसरे ने अपने पिता को, यानी मुझे 3 महीने के लिए। उसके बाद मैं दूसरे बेटे के पास 3 महीने के लिए चला जाऊंगा और उसकी माँ यहाँ रहने आ जाएगी। एक बात कहूँ भैया, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से बिल्कुल प्यार नहीं करते। एक श्रवण कुमार था जो अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर लादे आंख ना होने के बावजूद तीर्थ यात्रा पर ले गया था। और आपके बच्चों को देख लो। खैर कोई बात नहीं, समय समय का खेल है। इतना कहने के बाद धर्मपाल अपनी पत्नी से बात कर ही रहा होता है। राम दुलारी अपने पति धर्मपाल की आवाज सुनकर रोने लगती है। तभी धर्मपाल को पीछे से आवाज आती है, अरे माँ, कितनी बार कहा है काम को समय पर निपटाया करो। अब तक आपने पोछा नहीं लगाया और ये फोन पर किसके साथ लगी हो? 1 मिनट, तुम पोछा लगा रही हो और तुम्हारी बहू आराम कर रही है, लेकिन क्यों? तुम ये सब काम नहीं करोगी राम दुलारी? बच्चे हैं, वो भी तो मेरी बेटी जैसी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। धर्मपाल अपनी पत्नी राम दुलारी के बिना नहीं रह पा रहा था। इधर धर्मपाल खुद खाना बनाकर जैसे तैसे खा रहा होता है और गोपाल महिमा के साथ हर दिन कहीं ना कहीं घूमने निकल जाया करता। उसे अपने पिता से कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राम दुलारी को घर का नौकर बनाकर रख दिया गया था। ऐसे में एक रोज धर्मपाल जैसे तैसे करके गांव का टिकट करवाकर गांव पहुंचता है। पिताजी, मुझे जाने दीजिए, मुझे दादी के पास जाना है। जाकर पढ़ाई कर। दादी के पास जाकर क्या करेगा? देख नहीं रहा उनका हाथ कितना गंदा है? पोछा लगा रही है वो, फिर उनको बर्तन भी मांजने हैं। आप लोग दादी से इतना काम क्यों करवाते हैं? माँ काम क्यों नहीं करती? अमित की इतनी सी बात सुनकर मोहन उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन धर्मपाल जब देखता है कि मोहन ने उसके पोते को मारा, तो धर्मपाल अपने बेटे मोहन को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहता है, राम दुलारी, तुम ये सब काम छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए नौकरानी रखवा दूंगा और तुम अपनी पत्नी के साथ ये घर छोड़ दो, क्योंकि ये घर मेरा और राम दुलारी का है। तुम दोनों को मैंने देख लिया। तुम दोनों अपने माँ बाप की कितनी सेवा करते हो। आप यहाँ कब और कैसे? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। जब मैंने कल फोन में मोहन को तुम्हें डांटते हुए सुना तो मुझे समझ आ गया कि उसने तुम्हें घर का काम करवाने के लिए अपने हिस्से में मांगा था। मोहन जब अपने पिता से ये सुनता है कि वो उसे अपनी फैक्ट्री, घर, जमीन सबसे बेदखल कर रहे हैं, तो वो अपने पिता के पैरों पर गिड़गिड़ा कर रोने लगता है। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ करिए मुझे। मैं अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया था
कि मुझे अपने माँ बाप का प्यार नहीं दिखा। क्यों बच्चों को घर से बेदखल कर रहे हो जी? कहाँ जाएंगे वो? कहीं भी जाए मुझे मतलब नहीं। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, मुझे घर से शहर भिजवा दिया और वहाँ वो लाड साहब तो मुझे पूछ भी नहीं रहे थे और उनका यहाँ कोई लेना देना नहीं। शहर में उसकी नौकरी भी जाए तो वो वहीं रहे, लेकिन यहाँ लौट कर ना आए। तुम दोनों भी अपने बच्चों के साथ यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए, मैं बच्चों के बिना कैसे रहूंगी? तो तुम्हारे बच्चे ने तो कभी नहीं सोचा कि वो अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे। उन्होंने तुम्हें अलग कर दिया। नहीं नहीं राम दुलारी, मैंने अपने घर का हिस्सा और जगह नहीं दे सकता। इतना कहने के बाद धर्मपाल अपनी बेटी को घर से बेदखल कर देता है, लेकिन मोहन का बेटा अमित जिद करके अपने दादा के साथ रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ धर्मपाल अपने दूसरे बेटे को भी फोन करके उसे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर उसे कभी अपनी शक्ल ना दिखाने को कह देता है। सुंदरी सुबह सुबह अपने पति घनश्याम को सुना रही होती है। अरे सारी दुनिया उठकर काम करने गई, लेकिन तुम अब तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। एक तो इस आदमी को कोई काम धंधा नहीं है, पूरे दिन अपने आवारा बुढ़े दोस्तों के साथ घूमता रहता है और रात होते ही घोड़े बेचकर दोपहर के 12 बजे तक सोता रहता है। अरे माँ जी, आप तो बस इतना ही जानती है। कल मैं अपनी पड़ोसन रमा काकी के साथ जब बाजार से आ रही थी, तब मैंने एक औरत के साथ गोलगप्पे खाते हुए देखा था। इन्हें ना जाने कौन थी वो। राम राम राम, इस बुढ़े को भी इस बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई है। जब देखो तब इसकी शिकायत किसी न किसी के मुंह से सुनने को मिलती है। अब अपनी बहू के मुंह से मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा है। अपनी पत्नी सुंदरी की आवाज सुनकर घनश्याम उठ बैठता है और उबासियां लेते हुए अपनी पत्नी से कहता है। अरे क्या हो गया भगवान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? बहू के साथ थोड़ा किचन में काम ही कर लिया करो। ये घर का बाकी काम भी तो पड़ा है, वो कर लो। मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अरे तुम जैसे से तो मैं शादी करके पछता रही हूँ। भगवान बचाए ऐसे पति से मुझे। अब क्या बचा है भगवान भी तुमसे? अब तो हमारे बच्चों की भी शादी हो चुकी है और तुम हो कि अब भी भगवान को मुझे लेकर कोस रही हो। कुछ तो अच्छा मांग लिया करो कभी भगवान से। सुंदरी सुबह सुबह अपने बुढ़े घनश्याम को सुनाती है। अब मोहिनी अपनी सास को समझा बुझाकर चुप करवा देती है और मोहिनी अपने कामों में लग जाती है। इधर घनश्याम अपनी बहू के हाथों की गर्मा गर्म रोटियां खाकर घूमने निकल पड़ता है। माँ जी, आप खामखा पिताजी को सुनाकर अपना समय बर्बाद करती हैं। उन पर कोई असर नहीं होता। देखो ना, खा पी कर फिर से बाहर टहलने निकल गए। बहू तुझे क्या कहूँ, मैं तो उस दिन से पछता रही हूँ जिस दिन से मैंने इस आदमी से शादी की। मुझे तो ये पहली ही नजर में नापसंद था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कसम देकर इससे शादी करवा दी, वरना इसे तो मैं पूछती भी नहीं। अरे माँ जी, जाने दीजिए। अब तो आपने पिताजी के साथ पूरे 30 साल गुजार लिए हैं। हाँ बहू, यह तो तू ठीक रही है। अब इस बुढ़े से क्या ही शिकायत करना। खैर छोड़, मैं भी जरा घर के कामों में तेरा हाथ बटा देती हूँ, वरना बैठे बैठे मेरे शरीर में दीमक लग जाएगी। इतना कहने के बाद सुंदरी घर के कामों में लग जाती है। अब देर शाम सुंदरी का बेटा दिलीप ऑफिस से घर आता है और घर आते ही गुस्से से अपना बैग साइड में रखते हुए सोफे पर बैठ जाता है। जी लीजिए पानी। अरे बहू, पानी दे रही है, लेता क्यों नहीं है बेटा? और तेरा ये मुंह गुब्बारे के जैसा फूला हुआ क्यों है? किसी ने कुछ कह दिया क्या तुझे, जो इतने गुस्से में घर आया है? जैसा बाप वैसा बेटा। बात ही कुछ ऐसी है माँ, जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आने वाला है। अरे बताएगा तभी तो पता चलेगा ना कि हुआ क्या है। ऐसे मुंह फुलाकर बैठा रहेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपको पता भी है, आज मुझे मेरा पुराना दोस्त अमित मिला था। वैसे तो मैं किसी से बात नहीं करता, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, लेकिन आज मैंने उससे थोड़ी देर बात की तो मुझे पता चला कि मेरे पीठ पीछे मेरा बाप क्या कुछ कर रहा है। अरे मुझे सब पता है। पूरे दिन अपने आवारा बुढ़े दोस्तों के साथ जुआ खेलता है तेरा बाप। उससे भी मन नहीं भरता तो आकर सो जाता है, और कोई काम नहीं है तेरे बुढ़े बाप को। लेकिन इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है बेटा? माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं इतनी सी बात के लिए थोड़ी ना पिताजी से गुस्सा हूँगा, बल्कि पिताजी तो एक साथ 2-2 चक्कर चला रहे हैं, वो भी मोहल्ले की औरतों के साथ, और आपको इसकी भनक तक नहीं है। ये क्या कह रहा है तू? अरे राम राम राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। संभालिए माँ जी अपने आप को।
मुझे तो पहले से ही पिताजी पर शक था, लेकिन मैं अगर उन पर ऐसे आरोप लगाती तो आप भी मुझे गलत समझती। सुंदरी को जब पता चलता है कि उसके बुढ़े का मोहल्ले की औरतों के साथ चक्कर चल रहा है, तो सुंदरी अब अपने बुढ़े पर नजर रखती है और वो देखती है कि उसका बूढ़ा पति घर से निकलने के बाद पार्क में जाकर मोहल्ले की औरतों से मिलता था। अब सुंदरी अपने बुढ़े को सबक सिखाने का मन बनाती है। माँ जी, आप सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? मुझे भी घूमने फिरने का मन करता है बहू, घर में बैठकर मैं भी तो बोर हो जाती हूँ ना। अरे तो टीवी देख लिया करो, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर तुमने मुझे बाहर जाने से रोका तो तुम्हारा भी बाहर आना जाना बंद करवा दूंगी, इसलिए मुझे रोकने टोकने की जरूरत नहीं है। सुंदरी इतना कहकर सज धज कर घर से बाहर निकल जाती है। अब घनश्याम को अपनी ही पत्नी सुंदरी पर शक होता है कि वो इतना सज धज कर कहाँ जा रही है। वो भी तुरंत ही अपनी पत्नी के पीछे निकल पड़ता है। वो देखता है कि सुंदरी पान वाले की दुकान पर गई है। अरे क्या बात है सुंदरी भाभी जी, आप तो गजब लग रही हो, पूरे कानपुर में एकदम भौकाल। अरे धत, ऐसा भी नहीं है, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये इसलिए बंठन करने के लिए है ताकि इस मोहल्ले के बुढ़े छेड़े। इस पान वाले लाल बहादुर को तो मैं बाद में देख लूंगा। वैसे आज आप कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हैं। इसी बात पर आपके लिए एक मीठा पान बना देता हूँ, मना मत कीजिएगा भाभी। ये सब घनश्याम देख रहा होता है। अब आगे जाकर सुंदरी चाय वाले की दुकान पर रुकती है। चाय की दुकान पर बैठा रामलाल सुंदरी को देखकर सुंदरी से कहता है, अरे घनश्याम भाई साहब की फूटी किस्मत कि इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर मोहल्ले की औरतों को देख रहे हैं। कहाँ आप और कहाँ मोहल्ले के वो औरतें जिनके साथ घनश्याम भाई साहब का चक्कर चल रहा है। ये क्या बोल रहा है रामलाल, मुझे मरवा कर माने का? कहीं मेरी पत्नी को मेरे चक्कर के बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे उन्हें छोड़िए, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। वैसे ये रहा मेरा नंबर, मुझे रात में कॉल जरूर करना। हाँ जरूर जरूर भाभी, आपको तो मैं हमेशा याद करता रहता हूँ। सुंदरी इतना कहकर आगे चली जाती है और घनश्याम जो कि सुंदरी का पीछा कर रहा था, वो झट से रामलाल के हाथ से कागज लेकर फाड़ कर उसे फेंक देता है। इधर सुंदरी घर पहुँचती है और घनश्याम देर रात तक घर नहीं आता। माँ जी, पिताजी तो आपके पीछे पीछे गए जरूर थे, लगता है वो आपकी जासूसी करने गए थे। मुझे पता है वो मेरी जासूसी करने गया था, अब मैं भी उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। देखती हूँ फिर कैसे वो मेरे अलावा किसी और औरत को देखता है। अब देर रात जब घनश्याम आता है तो गुस्से में खाना खाकर सो जाता है। इधर देर रात सुंदरी का फोन बजता है और सुंदरी तुरंत ही अपना फोन उठा लेती है। घनश्याम सोने का नाटक कर रहा होता है। अजय सुनिए, इतनी रात गए फोन करने की क्या जरूरत थी? मेरा बुढ़ा बगल में ही सोया है, उसने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, अब तो हम शादी कर रहे हैं, हम जल्दी ही एक होंगे। क्या सुंदरी ने शादी कर ली है? अरे मुझे पहले से पता था कि वो मुझे छोड़कर जाएगी। मुझे इससे तभी शादी नहीं करनी चाहिए थी जब मुझे पता चल गया था कि ये शादीशुदा है और मुझसे ये दूसरी शादी कर रही है और अब तीसरी शादी। हे प्रभु, लेकिन मैं भी घनश्याम हूँ, इसे जीने नहीं दूंगा। अब सुबह से ही सुंदरी बहुत खुश थी। वो गाना गाकर पूरे घर में इधर उधर घूम रही थी। सजना है मुझे, सजना के लिए। अरे खांसी आ रही है तो अच्छे से खांस लो ना। सजना है मुझे, सजना के लिए। क्या बात है माँ जी, आज तो आप बड़ी रोमांटिक हो रही हो। अरे हाँ बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुझे एक बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। ऐसी भी कौन सी खुशखबरी है, जरा मुझे भी तो बताओ माँ जी। थोड़ा समय दे, सब बता दूंगी। अब देर शाम सुंदरी सज धज कर घर से निकल पड़ती है। सुंदरी के जाते ही घनश्याम भी सुंदरी के पीछे घर से निकल पड़ता है। अब सुंदरी पार्क में पहुँचती है। कुछ देर बाद रामलाल भी वहाँ आता है। उसके पीछे घनश्याम भी होता है जो अपनी पत्नी की जासूसी कर रहा था। आखिर कब तक तुम उस घनश्याम के साथ रहोगी? अब तो तुमने मुझसे शादी कर ली है, मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। अरे रामलाल, तुम्हें पता है ना, मेरी ये शादी तीसरी है। एक शादी पहले हुई थी,
उसमें तो मेरा दूल्हा ही मर गया था शादी के 6 महीने के बाद। उसके बाद इस निकम्मे दिलीप के पिता से मेरी शादी हुई। ये निकम्मा भी किसी काम का नहीं रहा, बल्कि मेरे पेट पीछे चक्कर चला रहा था। अब जाकर मैंने तुमसे तीसरी शादी की है, लेकिन उस बुढ़े को छोड़कर आने के लिए मुझे उससे तलाक के पेपर पर साइन भी तो कराना पड़ेगा ना डार्लिंग। ठीक है, मैं थोड़ा इंतजार और कर लेता हूँ। और हाँ, मुझे सब मंजूर है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें घनश्याम भाई साहब से ज्यादा खुश रखूंगा। घनश्याम इतना सुनता है कि उसका गुस्सा हाई हो जाता है और वो रामलाल का कॉलर पकड़कर उससे कहता है, चाय बेचते बेचते तो रोता रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरी बीवी से शादी करके उसे खुश रखने के सपने दिखा रहा है। तो उससे ज्यादा खुश तो मैं रख सकता हूँ अपनी पत्नी को। अरे भाई साहब, मुझे माफ कर दो, वो तो इन्होंने मुझसे शादी के लिए कहा, तो मैंने भी सोचा मरते मरते कुछ अच्छा कर लूं। अरे छोड़ दो उसे। जब अपनी पत्नी किसी और के साथ शादी करके जा रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पीठ पीछे चक्कर चलाते हुए तुझे शर्म नहीं आई बुढ़े? मुझे इस बात का दुख है और मैंने ये सब छोड़ भी दिया है। तुम भी अब घर चलो, मैं आइंदा से ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा, और मैं नहीं मानता इस तीसरी शादी को। अरे इतना अच्छा नाटक चल रहा था, इसमें भी तुमने टांग अड़ा दी। नाटक? हाँ, मैंने रामलाल चाय वाले से शादी करने का नाटक किया ताकि तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है। उसके रहते हुए तुम मोहल्ले की औरतों को तवज्जो ना दो। इसका मतलब तुमने इस चाय वाले रामलाल से शादी नहीं की? मैं तो बहुत खुश हूँ सुंदरी, सच में तुमने मेरा दिल जीत लिया और मुझे सही रास्ते पर लाई। सुंदरी जब तीसरी शादी का नाटक करती है तो घनश्याम की अकल ठिकाने आती है और उस दिन के बाद से वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करता। ऐसी ही और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बो टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।